मध्यस्थ दर्शन प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज जी को नमन। सभी श्रोतागण को नमस्ते। 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति का जागरण कैसे करें, अध्ययनार्थी की इस एक जिज्ञासा को उत्तरित किया है ज्येष्ठ प्रबोधक योगेश भैया जी ने। पहले हम सुनते हैं हमारे अध्ययनार्थी वैशाली दीदी बुल्ढाना महाराष्ट्र से एक प्रस्तुति। सभी को नमस्ते। आदरणीय बाबा जी को कृतज्ञता पूर्वक नमन। आदरणीय योगेश भैया को नमन। अध्ययन में प्रेरणादायी सभी भाई बहनों को प्रणाम। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन बिंदुओं पर जो स्पष्टीकरण हुआ, उनमें से जिन बिंदुओं पर मेरा ध्यान गया उन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जीवन क्रिया में जीवन परमाणु में स्थिति क्रिया को बल और गति क्रिया को शक्ति कहते हैं। शक्ति जागरण यानी शक्ति का जागरण, शक्ति का अंतर्नियोजन ही प्रत्यावर्तन क्रिया है। अंतर्नियोजन का मतलब है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में तालमेल होना। अंतर्नियोजन यदि नहीं हुआ तो शक्तियां बहिर्नियोजित होती है। शक्ति के अंतर्नियोजन को ध्यान कहते हैं। यदि ध्यान नहीं हो तो हमारा देखना नहीं हो पाता। तो ध्यान देने की प्रक्रिया में इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है। क्रिया शक्ति को देखेंगे। शरीर और मन का तालमेल से क्रिया शक्ति का जागरण होगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन क्रियाओं के अंतर्नियोजन द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण हो पाना ही क्रिया शक्ति का जागरण है। क्रिया शक्ति के जागरण के लिए प्रथम आयाम है भाषा का विकास, और भाषा के विकास के लिए परिवार सदस्य का भाव पक्ष समझना। भाव पक्ष का समझना यानी संवेदनाओं पर ध्यान जाना। संवेदना का अर्थ है पूर्णता के अर्थ में वेदना। प्रत्येक परिवार का सदस्य पूर्ण होने के अर्थ में भाषा के रूप में व्यक्त होता है। तो क्रिया शक्ति जागरण होने के लिए नियंत्रित संवेदना युक्त भाषा समझने में आना आवश्यक है, और यही श्रेष्ठता है। नियंत्रित संवेदना युक्त भाषा यानी मूल्यमय भाषा, भावमय भाषा। नियंत्रित संवेदना युक्त भाषा ही मानव भाषा है। इच्छा शक्ति जागरण प्रवृत्ति परिमार्जन के अभ्यास है, जैसे विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास और चिंतन अभ्यास। जब हम स्वीकारते हैं और निर्मित चित्र को क्रियान्वित करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, यही इच्छा शक्ति का जागरण है। जीवन क्रिया में वृत्ति को, चित्त को पहचानने की कोशिश में तुलन प्रक्रिया जागृत होती है, और तुलन क्रिया जागृत होने से विश्लेषण में समझ में आता है कि हमारी अपेक्षाएं क्या है। न्याय, धर्म, सत्य ही हमारी अपेक्षाएं है। इन अपेक्षाओं को हम अपने आप में देखने लगते हैं। यही इच्छा शक्ति का जागरण है। क्रिया शक्ति जागरण से आवेशों का नियंत्रण होता है, और इच्छा शक्ति जागरण से हमारी स्वभाव गति तैयार होती है। स्वभाव गति 3 है: मन का स्वभाव, चित्त का स्वभाव और वृत्ति का स्वभाव। तो चित्त का स्वभाव है प्रयोजनवादी, वृत्ति का स्वभाव है तुलनवादी, और मन का स्वभाव है रसवादी। तो इच्छा शक्ति के जागरण से मन में श्रेष्ठ रसास्वाद के अभ्यास शुरू होते हैं। जैसे मन को लक्ष्य का पता हो गया, तो लक्ष्य स्वीकार होने से मन में भक्ति भाव जगता है। भक्ति भाव 2 संबंधों में जगता है। एक, परिवार में जीते हुए 3 पीढ़ियों के साथ। इसमें जन्म संबंध और विचार संबंध जुड़ते हैं। विचार संबंध में सातों संबंध के भाव पक्ष का
आस्वादन होने लगता है। ये इच्छा शक्ति है। दूसरा प्रधान संबंध है प्रकृति के साथ। इच्छा शक्ति जागरण से प्रकृति के साथ हमारा संबंध स्पष्ट होने लगता है। यहाँ 4R का उदाहरण इच्छा शक्ति का परिचय देता है। 4R यानी रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल और रिप्लेस। इच्छा शक्ति के जागरण से हमें पता लगता है कि कृत्रिमता में जो स्पर्श है उससे प्रकृति का शोषण है। यानी जहाँ संबंध है वहाँ शोषण नहीं, जहाँ शोषण है वहाँ संबंध नहीं। फलस्वरूप इच्छा शक्ति के जागरण से इंद्रिय आस्वादन गौण हो जाते हैं और संबंधों में मूल्य आस्वादन का स्वागत होता है। क्रिया शक्ति जागरण से व्यक्ति का विकास होता है और इच्छा शक्ति जागरण से हमारे प्रतिभा का विकास होता है। क्रिया शक्ति जागरण से व्यक्तित्व का विकास होता है और इच्छा शक्ति जागरण से हमारे प्रतिभा का विकास होता है और प्रतिभा शक्ति के विकास से ही ज्ञान शक्ति का जागरण होता है। धन्यवाद भैया। बहुत सुंदर प्रस्तुति रखी आपने और काफी प्रेरणादायी भी है। अभी इसके बाद आप पूर्णिमा दीदी अपनी प्रस्तुति रखेंगी। सभी को नमस्ते। बाबा जी को नमन करते हुए जो मैंने योगेश भैया के सानिध्य से पहले समझा और अभी जो चर्चा हुई एक दो दिन में, उससे काफी स्पष्टता आई, तो उसको मैं व्यक्त करना चाहती हूँ। वैशाली दीदी ने तो खैर पूरी तरह से रख ही दिया है इसको अच्छे से, फिर भी मैं और एक कोशिश करती हूँ। तो जैसा हम समझ पाए हैं कि हमारी क्रिया शक्ति क्या है, मतलब 3 प्रकार की शक्तियां हैं हमारे पास, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो क्रिया शक्ति क्या है? इंद्रियों के रूप में हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध वाली इंद्रियां। तो इनकी जागृति हो गई, मतलब हमने इनको मोड़ दे दिया इस तरह से, जो अपव्यय होता था हमारी शक्तियों का, इंद्रियों का, उसको हमने अपव्यय माने बहुमुखी होना, गमन होना शक्तियों का, और सद्वय होना मतलब उनका हमने अंतर्नियोजन करा। शक्ति तो रहेगी, अब इसको कैसा नियोजन करना, ये मानव की कर्म संगतता ही है, ऐसा मैं समझ पाई हूँ, है ना। तो इसको जब हम नियम के समझते हैं, नियम के रूप में, कि हम बौद्धिक नियम समझे, सामाजिक नियम समझे, प्राकृतिक नियम समझे, तब हम निर्धारण कर पाते हैं कि हम सद्वय कर रहे हैं इन शक्तियों का कि अपव्यय कर रहे हैं। अब जैसे भैया ने बताया था, तो प्रत्यावर्तन हमारा तभी होगा जब हम अंतर नियोजन करते हैं, बार बार उस चीज को ध्यान में लाते हैं, बार बार उस पर सोचते हैं और बार बार फिर क्रियान्वयन करेंगे कहीं ना कहीं, तो हमारा ध्यान बटेगा नहीं। ध्यान नहीं बटेगा तब तब ही हमारा अंतर नियोजन हो पाता है। इसलिए बार बार ध्यान देना है, कि ध्यान दिए, देखे, देखने माना समझना, ये वाली बात आ जाती है। तो अभी सूचना तो हमें शब्दों के माध्यम से मिलती है, अब शब्द से अर्थ तक तो हमें ही पहुंचना है। इसमें अगर हम ध्यान नहीं देंगे कि हम, जो हमें इंद्रियों से सूचना मिली, हमारे ऊपर जो प्रतिबिंब बना, उसको हम पढ़े समझे, है ना, फिर उसको वृत्ति उसका तुलन करेगी। नहीं तो क्या, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा श्रवण बाधित रहेगा। तो भाषा पे ध्यान देना। बाबा जी ने जो देखा, वास्तविकता को देखा, वास्तविकता को भाषा का रूप दिया, उस भाषा को हमें समझना है, समझकर अपने अंदर विश्लेषण करना है, तुलन करना है और बार बार ध्यान देना है भाषा विकास पर। तो अभी तो संबंधों में हमारे गणितात्मक भाषा ज्यादा है और गुणात्मक व कारणात्मक भाषा हमें दर्शन से ही मिलती है। तो उसका अर्थ हम समझ पाए, उसमें समय लगता है। अड़चन इसमें कहाँ आती है, भाषा का विकास नहीं होता तो भाव भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि भाषा के मूल में भाषा भाव ही रहता है। अब इसमें क्या, भाषा का अगर हमें विकास करना तो हमें सटीक होना पड़ेगा।
बार बार परिवार एक लैब ही है। परिवार सदस्यों में हमें भाव पक्ष उनका समझ पाए, संवेदना पर ध्यान जाए, मतलब पूर्णता के अर्थ में, कि प्रत्येक प्रत्येक सदस्य पूर्ण होने के अर्थ में ही है। सभी का लक्ष्य सुखी होना है। अब वो किस लेवल पे है उसी तरह से भाषा व्यक्त करेगा। जब हमारी व्यक्त होने की श्रेष्ठता कैसे निर्धारित होगी, कि संवेदना नियंत्रित संवेदना युक्त भाषा हो, भाव मूल्य भाषा हो, यही मानव भाषा है। क्यों संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं तो जागृति में हमें सहायता मिलती है। तो हर एक वर्णन को हम वाग्मय से ही समझते हैं, शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, मानव भाषा अवगत हो इसको याद करते हैं। यही क्रिया शक्ति का जागरण है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? याद रहना, स्मरण में रहना। सेकंड स्टेप क्या है? हमारा तर्क विकसित हो। तर्क विकसित होगा तो चित्रण विकसित होगा। तो दो प्रकार के चित्र आएंगे। एक तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का चित्र हमारी कल्पना में आएगा, सूचना समझकर बार बार हम पठन करें, बार बार चर्चा करें उसकी, तो स्मरण में आएगा। उसके बाद फिर चित्र निर्मित होने का चांस बनता है। तो हमारी संवेदना जागृत हो इसके लिए। फिर मानव चेतना के विषय हमारी कल्पना में आने लगते हैं। कल्पना में आया मतलब तर्क विकसित हुआ, संवेदना जागृत हुई, फिर जिज्ञासा जागृत हो। अब श्रेष्ठता का आस्वादन इससे होने लगता है। श्रेष्ठता के लिए हम संवेदनशील होते हैं, गुणात्मक भाषा में पहुंचते हैं। अब एकाग्रता तभी होगी जब इंद्रियों में नियंत्रण होने लगे, तो देव चेतना की दृष्टि विकसित होती है। अब शब्द शक्ति में शब्द का अर्थ हमारी कल्पना में आए, ऐसी भाषा का प्रयोग। तो लक्ष्य इसका क्या है कि स्पष्ट होने। तो हमें करना क्या है? हम शब्द सुने, तर्क तीन भाषा से व्यक्त करें। तीन भाषा मतलब कारण गुण गणित। हमारी जिज्ञासा तभी सफल हो पाएगी हम मानव भाषा में पारंगत हों। और इसके लिए सार्थक संवाद परिवार में ही हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको अभ्यास कर सकते हैं। संबोधन पे हम ध्यान दें। तो संबोधन अगर हम करते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमारी निष्ठा भी व्यक्त होती है। तो जी करके जो भैया ने ध्यान आकर्षण करा, उससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी 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 बोलने से एक सम्मान का भाव जाता है, जीवन रूप में हम समझ पाते हैं। और संबोधन अगर हाँ, से हम तर्क में, हमारे कल्पना में हमारा दूसरा जीवन समझ में आने लगता है। तो संवेदनशीलता भी हमारी विकसित होती है और भाषा में थोड़ा लय आने लगता है। और जी जब हम बोलते हैं तो असम्मान की भाषा बंदी हो जाएगी। तो हमें अनुमान होने लगता है कि हमारे मनोविकारों पे नियंत्रण आ रहा है। और अभ्यास से सबसे ज्यादा अपने अंदर अभ्यास, फिर परिवार में अभ्यास से हमारा क्रोध नियंत्रण होने लगता है। बाकी मनोविकार भी नियंत्रित होने लगते हैं, भाषा सही हो जाती है। और वही बात जो भैया ने बताई कि जैसे शब्द से हम किसी को हर्ट कर देते हैं या हमें कोई हर्ट करता है, तो मूल में अभी जो है अजागृत में आवेश ही रहता है। तो उसका जो मेधास्तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, तो जो वेयर टेयर होते हैं सेल्स में, है ना, फिर उसको मेधस फिर वापस भेजता है जीवन के पास सूचना के रूप में। तो फीलिंग हर्ट होती है, मगर यही है, हमारा कंट्रोल अपने ऊपर ही हम कर सकते हैं, दूसरे पर नहीं। तो भाव हम समझें, स्वनियंत्रित हो। तो मानव की विशालता इसी में कि हमारा अंतर नियोजन हमारा सफल हो। बार बार शब्द नियोजन पर हम ध्यान दें। शब्द से प्रतिक्रिया होती है, और अमानवीयता अगर है तो उससे विरोध होगा, मनोविकार होंगे, षड्विकार, विषयान्वेषण हम करेंगे, परिवार का माहौल खराब होता है। तो ये बार बार संकेत देता है। फिर हम अपनी संवेदना विकसित करें, परिवार में सम्मान पूर्वक भाषा का विकास करें, यही संस्कृति है। और सरल भाषा का अभ्यास कर सकते हैं। क्रिया शक्ति जागरण में संवेदना विकास हो, हमारा कर्ण प्रिय हो, भाषा से संवेदन ही प्रकट ना हो, नहीं तो अधूरापन झलक जाता है। तो क्रिया शक्ति जागरण भाषा विकास हमारा हो, हमारी व्यथाओं का समाधान हो। भाषा विकास ऐसे कवि और लेखकों का बहुत अच्छा होता है। और भाव जो है, भाव का स्पर्श मानवीयता को छूता है।
तो जागरण होने से, क्रिया शक्ति जागरण होने से रूप रस, सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें शब्द सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो इनका जागरण होने से विषय संवेदना नियंत्रित होती है, फलस्वरूप फिर इच्छा शक्ति का जागरण होने लगता है। तो वृत्ति की तुलन शक्ति जागृत होती है। अब जैसे विश्लेषण हम करते रहते हैं, मगर अभी हमारा विश्लेषण निष्प्रयोजन रहता है, फिर प्रयोजन पूर्वक हो जाएगा, होने लगता है, मतलब क्रम है ये। तो अपेक्षाएं हम तो समझ पाए, अपेक्षा हमारी न्याय धर्म सत्य की ही है। मानव चेतना संपन्न होने की इच्छा का चित्र बनने लगता है। तो हम इसको देख के अभ्यास करते हैं, किसके लिए? प्रवृत्ति परिमार्जन के लिए, उसके लिए व्यवहार अभ्यास। ध्यान में कोई चीज आए फिर अभ्यास करें। अब जब चित्र जो बनता है चित्रण में, उसको क्रियान्वित करने के लिए अभ्यास वृत्ति में ही होगा, तुलन विश्लेषण द्वारा मन लगने लगता है उसमें, तो फिर जागृति की ओर गति होगी। क्योंकि जैसे भैया ने बताया, पवित्र विचार ही हमारा मनोबल है। तो मन जब वृत्ति के साथ तदाकार होने लगता है तो जिज्ञासा होती है, फिर संवेदनशीलता का हम सम्मान करने लगते हैं, हमारी विचारों का फैलाव होता है। पवित्र विचार अगर है तो उनका फैलाव होता है, तो हर एक के लिए सम्मान का भाव आएगा, इंद्रिय संवेदना पर नियंत्रण होगा, और सुखी होने की आशा सब में ही है। तो शरीर द्वारा भाषा से प्रकट होने का जो बात हुई, ये हमारे मन में जो भाव होते हैं वैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी विषयान्वेषणी होने की बजाय ऐषणान्वेषी और सत्यान्वेषी होती है। तो संकेतों से सत्य की ओर हमारी गति होने लगती है। और जैसी बात है कि मतलब किसी को भी हम देखते हैं तो आंखों की स्थिरता पर ध्यान जाता है कि श्रेष्ठ साधक है, उनका व्यवहार कैसा है, हमारा मन करता है उनके पास रहने का, उनके सानिध्य का लाभ उठाने का। तो ये वाली बात हुई। तो भैया ने जो बात कही थी, बचपन महत्वपूर्ण है। तो जो गर्भ से 11 वर्ष तक बाबा जी भैया ने बताया, गर्भ संस्कार वाली बात, गर्भ से लेके ही हमें ध्यान देना है, उसके पहले अपने पे ध्यान देना है, आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कारवान बने। तो एक एक चीज पे बात फिर कर सकते हैं बाद में। ये म्यूजिक गर्भावस्था में जो बोलते हैं, गर्भ संवाद वाली बात, बच्चे से बात करी जाए, म्यूजिक, कहानी, है ना, इससे हमारे शब्द शक्ति का जागरण होगा, संज्ञानशीलता आने का क्रम बनने लगता है। हर चीज में आसन, प्राणायाम, दिनचर्या, इन सब से होना क्या है? इंद्रिय नियंत्रण, है ना। अनियमित दिनचर्या से अनियमित हो जाता है हमारा मनोविकार, फिर इससे आने का रहता है संभावना। फिर अभी क्या है, अनुभव की रोशनी में फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम इंद्रिय नियंत्रण प्राप्त करें अपना, उससे हमारा व्यक्तित्व का विकास होगा। अस्तित्व की सच्चाई का स्पष्टता से श्रवण हो पाया क्या? बार बार हम प्रश्न करें, प्रयोजन स्पष्ट हुआ क्या, हम क्या पाना चाहते हैं, तभी हम न्याय धर्म सत्य को प्राप्त करने की अपेक्षा समझ पाएंगे। तो वृत्ति में तुलन जैसे हम जब स्टार्ट करते हैं न्याय पूर्वक, तो प्रीत लाभ हमारा नियंत्रित होने ही लगता है, मन वृत्ति में लगता है, मन नियंत्रण से जीवन का अनुभव की ओर शक्ति नियोजन होने लगता है ध्यान द्वारा। तो हमें समझ में आता है कि अगर रिक्तता हमें हो रही तो इसकी स्पष्टता समझ में आती है। तो क्रिया शक्ति के जागरण के पहले क्रिया शक्ति जो है, हम नियोजन करते हैं कि हम समझ पाते हैं कि इंद्रिय आस्वादन से हमें हमारे सुख की भंगुरता है, अगर हमारी रुचि मूलक आशा रहती है, फिर अतृप्ति होती, फिर संवेदना में जाते हैं, फिर गलती करते हैं, तो न्याय और सुख की निरंतरता उससे नहीं हो पाती। तो क्रिया शक्ति जागरण से सुख का आधार बदल जाता है हमारा। अब बार बार जो कभी कई बार रिक्तता महसूस होती, खालीपन होता है, तो ये अपेक्षा बदलती है हमें कि इसको भरें। इसको भरेंगे कैसे? जागृति से ही भर पाएंगे। तो इसका जागृति का मार्ग हमें स्पष्ट होता है अगर सूचना द्वारा। तो अभ्यास की इच्छा होती है और प्रमाणित व्यक्ति को देखते हैं, उनके अनुसरण का मन करता है कि हम भी ऐसे ही बने, उनका अनुकरण करने का मन करता है। तो हम जागृत मानव के आचरण का अभ्यास करेंगे बार बार कल्पनाशीलता द्वारा। तो यही परिवर्ती परिमार्जन का एक रास्ता है। धीरे धीरे हम आवेश से स्वभाव गति में आने लगते हैं। पहले हम प्रभावित होते हैं जागृत मानव से, प्रभाव का अगर थोड़ा निरंतरता बन पाती, बार बार हम ध्यान देते हैं, तो स्वभाव गति में आने लगते हैं। तो मन हमारा जो कि रसग्राही है,
श्रेष्ठ रसास्वादन का मन करता है कि हमारा प्रमुख लक्ष्य क्या है, इसका हम आस्वादन करें। लक्ष्य अगर स्वीकार होता है तो भक्ति भाव जागृत होता है। तो हम दो प्रकार से मतलब इसको कर पाते हैं कि परिवार में 3 पीढ़ी में शरीर संबंध को देख पाते हैं, विचार संबंध जो होते हैं उनको देख पाते हैं, और प्रकृति का संबंध भी हम समझ पाते हैं। इस प्रकार न्याय का जो संपूर्ण स्वरूप है उसको हम समझ पाते हैं स्वयं में, शरीर के साथ संयम के रूप में, और अन्य मानवों के साथ जागृति के रूप में, और प्रकृति का संवर्धन और संरक्षण कर पाते हैं। तो इस तरह से हर चीज पे ध्यान देते हैं तो मतलब हम पूरी जिम्मेदारी का एहसास कर पाते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, कहाँ हम कम पड़ना है उसको और करें। तो इस प्रकार क्रिया शक्ति जागरण से हमारी व्यक्तित्व का विकास हुआ। आहार विहार व्यक्तित्व ये व्यवहार पे हमारा ध्यान जाएगा। इच्छा शक्ति जागरण से हमारी प्रतिभा का विकास होगा। हम हर संबंध में स्पष्ट हो पाते हैं प्रवृत्ति परिमार्जन द्वारा, तो स्वार्थ से परार्थ की ओर, और ज्ञान शक्ति जागरण से परमार्थ की ओर बढ़ पाते हैं। और अभी क्या है, भ्रम में तो क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति जागरण नहीं होता, तो हम दबाव में रहते हैं। प्रवृत्ति परिवर्तन से हमारे चित्त की शुद्धि होती है, मानवीयता पूर्ण आचरण का चित्रण हमारे में आता है अनुभव की रोशनी में। तो हम जागृति से प्रभावित होते हैं और स्वभाव गतियां हमारी काम करने लगती हैं। तो चेक पॉइंट क्या है कि हम इच्छा अपनी समझें, क्या हमारी इच्छा है, क्या अस्तित्व को समझने की हमारी इच्छा है। तो चेक पॉइंट 2 ही हैं कि हमारी जिज्ञासा बलवती हो, हम स्वयं को समझें, अस्तित्व को समझें, और मानवीयतापूर्ण आचरण को समझें। दूसरा चेक पॉइंट अपनी निष्ठा चेक करें, जागृति पथ की स्वीकृति हमारे अंदर कितनी है, कब हम चेंज हो जाते होते हैं। स्वयं को समझते हैं तो जीवन की सिमिलरिटी समझने लगते हैं कि सब एक जैसे हैं। अस्तित्व को समझते हैं तो एक एक वास्तविकता समझने की इच्छा होती है। बस भैया इतना ही मैं समझ पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत सुंदर दीदी। दोनों दीदी ने जो 2 दिन में भैया ने बताया उसका बहुत अच्छे से समअप करके शानदार प्रस्तुति रखी। दोनों दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भैया से निवेदन करूंगा कि ज्ञान शक्ति के जागरण पर जो चर्चा है वो उसको करके हमें मार्गदर्शित करें। नमस्ते सभी को। आवाज स्पष्ट हो रही है? जी नमस्ते भैया, स्पष्ट आवाज एकदम। जी, धन्यवाद। अभी हमने जो स्पष्टीकरण के प्रयास सुने 2 दीदियों के द्वारा, उसमें हमें स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया शक्ति जागरण और इच्छा शक्ति जागरण, अब ये दोनों शक्ति जागरण के लिए हमारे पास इनपुट क्या है और आउटकम हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं। ये जो आउटकम है ये हमें लक्षणों के रूप में पता लगता है, और हमारे लक्षण हमारे अंतःकरण के भाव में और ऐसे भावों का प्रकटन परस्परता में व्यवहार से पता लगते हैं। तो मानव के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि अपने आप भाव और अपने आप व्यवहार ये मानव के लिए नहीं है। जो अपने आप क्रियाएं होती हैं ये जड़ शक्ति का प्रकटन है। जैसे शरीर में अपने आप होता है, भूख लगना ये अपने आप है, परंतु भूख का प्रयोजन समझना ये अपने आप नहीं है, ये जानबूझकर होने वाली क्रिया है। मानव के अध्ययन में मानव के हर पहलू को हमको अच्छे से समझने की आवश्यकता तो लगती है। और ये जो अपने आप न होने का जो प्रधान कारण है हमारा स्वरूप कि हम जीवन है, और जीवन शक्तियां स्वयं को भी पहचानती हैं और दूसरे को भी पहचानती हैं। तो ये जो स्वयं को पहचानने वाली क्रियाएं और उन्हीं क्रियाओं को हम अभी यहाँ
शक्ति जागरण के रूप में पहचान रहे हैं। इसलिए अपने भावों को पहचान पाना, उसमें होना, भाव में होना और भावों का जो प्रकटन है वह व्यवहार में होना, इस प्रकार मुझे ऐसा लगता है, मेरा ध्यान जाता है कि हमको स्वयं को समझने के लिए स्वमूल्य के यह स्पष्ट होना आवश्यक है। तो स्वमूल्य, स्वयं की उपयोगिता, यही स्वमूल्य है। ऐसी स्वयं की उपयोगिता को पहचानना, पहचान कर हमारा भाव विकसित होना और ऐसे भावों को हम परस्परता में व्यक्त करना, ये सम्मान है। यदि हमें स्वमूल्य पता नहीं लगता है, यानी मेरा होना पता नहीं लगता है, ऐसे स्थिति में जो हम हैं और जो हमारा होना है, अस्तित्व सहज होना है, और यदि हम अपने को पहचानने में चूक जाते हैं तो शक्तियां तो हैं ही, परंतु फिर शक्तियों का सदुपयोग नहीं हो पाता है। भ्रम की स्थिति में जो सर्वाधिक कष्ट यदि मानव झेलता है तो वो है पीड़ाएं, और इन पीड़ाओं का समाप्त करने का मार्ग हमें मध्यस्थ दर्शन से मिलता है। जागृति क्रम में कोई पीड़ा नहीं है, परंतु ये पीड़ा अपने आप नहीं जाती, दूसरी पीड़ा हो जाती है। जैसे हम आप अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ कुछ समय बाद पीड़ाएं चली जाती हैं, परंतु उसके बाद दूसरी पीड़ा आती है, और इन पीड़ाओं के निराकरण करने के लिए हम कुछ कार्यक्रम अपनाते हैं, और उन्हीं कार्यक्रमों में फिर गलतियां, यानी व्यवहार में गलतियां और भाव में जैसे एक अभाव की स्थिति है, यानी स्वमूल्य को न पहचानने की स्थिति में व्यवहार में गलतियां हो करके अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन जैसी गलतियां होने लगती हैं, और यही व्यवहार में झूठ कहलाता है। स्वयं को न पहचानना ही झूठ है, स्वयं को पहचानना ही सच्चाई है, और स्वयं को न पहचानने के कारण हमारे में पीड़ाएं रहती हैं। तो अब हमें यह निश्चित करना होगा कि हम पीड़ा में रहना चाहते हैं या हम सुख में रहना चाहते हैं। शक्ति त्रय जागरण से पीड़ाएं समाप्त होती हैं, से इंद्रिय जो पीड़ा है ये पीड़ा समाप्त हो जाती है, यानी हम इंद्रियों को समझ पाते हैं और इंद्रियों का उपयोग करने लगते हैं। मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं इंद्रियों से भिन्न वास्तविकता हूं, ये क्रिया शक्ति जागरण से स्पष्ट होता है, और इसलिए इंद्रियों से विकसित हूं, इंद्रियां अविकसित हैं, तो मैं विकसित हूं, ये मेरा स्वमूल्य है। फलस्वरूप हम इंद्रियों से काम लेना जानते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये समझ पाते हैं कि आराम मुझको चाहिए और इंद्रियों को श्रम चाहिए। ये एक पीड़ा मुक्ति का लक्षण है कि हमारे भाव में स्वमूल्य स्थापित होने से मैं आराम में आना चाहता हूं या चाहती हूं, और शरीर में से श्रम करना चाहती हूं या चाहता हूं, ऐसे आता है।
तो हमारा आराम पाना, अब हमको समझ में आ रहा है, हमारा आराम पाना मतलब हमारा विश्राम में आना। विश्राम में आने का मतलब है कि हम समझदार होना, भ्रम मुक्त होना। इस प्रकार से यदि हम सोचते हैं तो हमारी मानसिक पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं कि हम आराम में आना चाहते हैं, और फिर हम सहज अपेक्षाओं से बद्ध हो जाते हैं, जिसे इच्छा शक्ति जागरण कहेंगे। इच्छा शक्ति जागरण से हम जो पाना चाहते हैं उस पाने में भ्रम का कोई ट्रेस नहीं मिलता है। ये इच्छा शक्ति जागरण से पीड़ा मुक्ति का ये एक हायर ऑर्डर है। क्रिया शक्ति जागरण से इंद्रिय पीड़ा से मुक्ति, और इच्छा शक्ति जागरण से जो भ्रम की पीड़ाएं रहती हैं उससे मुक्ति होती है। भ्रम की पीड़ाओं का मतलब है कि हम जो पाना चाहते हैं, जैसे ऐषणाओं को समझ पाते हैं। इस संसार में हम नाम कमाना चाहते हैं, परंतु नाम कमाने का अर्थ क्या है, ये अर्थ न समझ पाने के कारण हमें पीड़ाएं होती हैं। जैसे उसमें से एक प्रधान पीड़ा है हमारी पहचान का संकट होना। ये भारी पीड़ा का कारण है, और जैसे जैसे हमारा आयु बढ़ता है और जैसे जैसे ये शरीर यात्रा आगे बढ़ती है तो हमको नाम और यश, ये पीड़ाएं सताने लगती हैं। तो फिर ये नाम क्या चीज है, ये नाम कैसे होता है, इसके बारे में भ्रम है, और अनेक भ्रांतियों के कारण फिर व्यवहार में हमारी नाम के लिए गलतियां शुरू होती हैं। और शायद इन सब से हम गुजर चुके होंगे, गुजर रहे होंगे, और ये अत्यंत सूक्ष्मता से अपने में चलता रहता है। विशेष करके जो हमारे सांसारिक कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों में यदि हमारा नाम नहीं है तो हमें पीड़ा होती है, और भ्रम के कारण हमारा नाम हो इसलिए हम कुछ कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। ये सारा फिर पर पीड़ा में चला जाता है। तो इच्छा में नाम होना, फिर इच्छा में यश भी होना, ये यश की भी पीड़ा है कि हम सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं है, हमें सक्सेस मिले, यश मिले। तो यश की अवधारणा अस्पष्ट होने के कारण यश की पीड़ा रहता है, भारी पीड़ा रहती है। फिर उसमें ना हमको खाना सूझता है, ना हमको परिवार के संबंध सूझते हैं, ना हमको परिवार का ध्यान आता है, क्योंकि हम यशस्वी होना चाहते हैं और इसी अर्थ में हम महत्वाकांक्षी भी होते हैं। और हमें पता लगा कि इस पीड़ात्मक कार्यक्रम में हम दूसरे से अधिक पैसे और दूसरे से अधिक पद, इसके पीछे काम करते रहते। तो ये जो इच्छा शक्ति फिर हमारी उस दिशा में चलने लगती है, नाम कमाने के लिए, यश कमाने के लिए। और एक पीड़ा है, वो भी एक भयंकर पीड़ा है, उसका नाम धन की कामना। तो धन कमाने के लिए भी हम पीड़ित होते रहते हैं। ये भी एक पीड़ा है कि जितने पैसे चाहिए उतने पैसे नहीं है। तो उस पैसे कमाने के लिए व्यक्ति फिर
गलत रास्ते चुनता है। और परस्परता में जो व्यवहार है, उन व्यवहारों में इन तीन पीड़ा के कारण हमारे व्यवहार गलत होने लगते हैं। और ऐसे व्यवहारों में छल कपट आने लगता है। तो हमारा भाव कुछ और है और हमारा व्यवहार कुछ और होने लगता है। और ये एक अंतर्द्वंद्व फिर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, वृद्धावस्था में, और ये सारा अंतर्द्वंद्व फिर व्यक्ति को सताता रहता है। तो एक समीक्षात्मक हमारा सतत हमारा ध्यान हो कि ये जो इच्छा शक्ति जागरण है, ये अब ऐसा में आता है कि ये महत्वपूर्ण पड़ाव है हम सब जिंदगियों का। क्रिया शक्ति में जागरण तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो इंद्रिय प्रयोजन है वह धीरे धीरे शनै शनै ये तो क्षीण होते जाता है, उतना तो व्यक्ति को समझ में आता है। उसे जागरण तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो प्रधान पीड़ा रहती है वो पीड़ा इच्छा शक्ति की रहती है। तो इच्छा शक्ति जागरण का लक्षण है कि भ्रम का कोई भी चित्रण, भ्रम का कोई भी लक्ष्य ना तो मुझे पाना है, ना तो मेरे पास ऐसा कोई भ्रम का ट्रेस है, और ना ही उसमें मेरे को कोई करने की इच्छा है। अभी जो भी इच्छा है वह इच्छा विकल्प रूप में जो समाधान आया है वही समाधानित होने की इच्छा है। और इस प्रकार इच्छा शक्ति जागरण का अंतर्नियोजन होने से हमारे अंतःकरण में बराबर अपना ध्यान बना रहता है। और उस ध्यान का लक्षण है कि स्वयं में अवधारणाएं होने लगती हैं, यानी हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेने लगते हैं। तीन मुद्दे सारांश रूप में यहां पर इच्छा शक्ति जागरण के तीन मुद्दे मुझको लगते हैं कि ये एक स्पष्टता हम पा सकेंगे। पहला है कि जन बल कामना, यह स्पष्ट होता है। जन बल कामना यानी संबंधों का प्रयोजन क्या है और हमारी उपयोगिता क्या है। स्वमूल्य ध्यान में आने पर क्रिया शक्ति जागरण से स्वमूल्य ध्यान आया, और स्वमूल्य का हायर ऑर्डर जन बल कामना रूपी ऐषणा में ध्यान आता है कि ये जो विस्तारित संबंध हमारे हो रहे हैं, 7 संबंध में जो हमारा विस्तार है, उस प्रत्येक विस्तार का प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन समझ में आता है व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी। तो सभी संबंध व्यवस्था के अर्थ में दिखने लगते हैं और व्यवहार में धीरता प्रकट होती है। और इस प्रकार से जो प्राप्त जनबल है, हर एक व्यक्ति को प्राप्त है, और ऐसे प्राप्त जनबल से हमें एक सुरक्षा का भाव आता है और सूत्र निर्मित होता है कि संबंध में ही सुरक्षा है। फिर है धन बल कामना। अब इन संबंधों का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए एक जिम्मेदारी हमारे में आती है कि हम भी साधनों का सदुपयोग करके किंबहुना आवश्यकता अनुसार साधनों की निर्मिति भी करेंगे। ये जो निर्मिति की प्रक्रिया है, ये निर्मिति की प्रक्रिया को हम श्रम से समृद्धि कहते हैं। इस प्रकार जन बल कामना की कॉन्सेप्ट, अवधारणा
धन बल कामना की कॉन्सेप्ट, ये धन सदुपयोग के लिए है, धन सामाजिक संपत्ति है और ये धन साधन है, ये क्लियर होता है। और ऐसा साधन पाने की इच्छा श्रम से, ये एक सुखद बिंदु अपनी इच्छा में स्पष्ट होने से ये जो साधनों के प्रति जो पीड़ाएं हैं, कमी की जो पीड़ाएं हैं, ये समाप्त होती हैं। और यश बल कामना, ये क्या है? तो यश बल कामना है कि जो समाधान हम अर्जित करते हैं, ये हमारा स्वमूल्य है कि जो समाधान हम अर्जित करते हैं, उस समाधान को अन्यों तक पहुंचाने के लिए इच्छा होती है। उसका नाम है प्रतिभाव। भ्रम की स्थिति में पीड़ा क्यों हो रही थी? प्रतिस्पर्धा। परिवार में प्रतिस्पर्धा, भाई भाइयों में प्रतिस्पर्धा, दूसरे से अधिक पाना, ये प्रतिस्पर्धा है। तो इच्छा शक्ति जागरण से दूसरा भी मानव है, ऐसा भाव आता है, ये प्रतिभाव। तो प्रतिस्पर्धा से प्रतिभाव निर्मित होना, और ऐसा प्रतिभाव हमारा स्वभाव होना। तो जो समाधान हमें मिल रहा है, वह समाधान अन्यों तक कैसे अपन पहुंचाए, उसके लिए जन बल धन बल ये प्रयोग होता है। ये सुखद है कि नहीं, इसको अपन जांचते हैं। तो स्वमूल्य का जो हायर ऑर्डर प्लेसमेंट, स्वमूल्य का हमारे में गुणात्मक परिवर्तन इस प्रकार ऐषणाओं में समझ में आता है। तो इन बिंदुओं की स्थिरता से हमारे चित्रणों में ये कैसे आता है, इसमें क्या प्रयास है? तो इसमें प्रवृत्ति परिमार्जन का प्रयास है। संग्रह प्रवृत्ति असंग्रह में बदल जाती है। अविद्या प्रवृत्ति यानी दूसरे से स्पर्धा करने वाली प्रवृत्ति, ये बदल जाती है विद्या में, यानी दूसरे के साथ समाधान के रूप में प्रस्तुत होना। विरोध करना, शिकायतें करना, उसके लिए कुछ भी तर्क देना, ये सारा अविद्या है। पॉलिटिक्स खेलना, पीठ पीछे बोलना, बहुत सारा भयंकर प्रकार है इसमें, ये सब तो अपने को उसकी जानकारी है। विद्या माने समाधान, तो अविद्या विद्या में बदल गया। ये जो ईर्ष्या द्वेष होता है, वह स्नेह में बदल जाता है। ये जो आडंबर हम धन और पद की गलतियों से ओढ़े रखे हैं, हम कुछ हैं, ये बदल जाता है सरलता में। इस प्रकार असंग्रह, विद्या, स्नेह, सरलता, अभय, ये स्वमूल्य है। और इस स्वमूल्य से हम इच्छा शक्ति जागरण से, और जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसे हम कहेंगे ज्ञान शक्ति जागरण, उसके लिए हम तैयार होते हैं। तो ज्ञान शक्ति जागरण, इसका मतलब है जीवन देखने में सफल हो जाना। अभी तक हम अनुभव की रोशनी में क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति जागरण में पूर्णतया तदाकार हो गए। अब ज्ञान में तद्रूप होने का समय है। जैसा ज्ञान है वैसा हमारा तद्रूप होना, ये एक हमारी
स्वमूल्य का पूर्णता होने का यह जागरण है। इसमें क्या होता है, मेरा ध्यान इसमें चला जा रहा है कि हम स्वयं को पहचानने में सफल होते हैं, हम अस्तित्व को पहचानने में सफल होने लगते हैं और हम मानवीयतापूर्ण आचरण के फाइनर थ्रेड्स के लिए सफल होने लगते हैं। जो फाइनल थ्रेड्स हैं, मेरा जो ध्यान गया उसमें ज्ञान शक्ति जागरण का परिचायक है कि हमारे नीति मूल्य स्पष्ट रहते हैं और स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण व्यवहार कार्य, ये चरित्र एक अर्थ में चरितार्थ होने लगता है। आधार साक्षात्कार बोध होना, ये ज्ञान शक्ति जागरण है। तो साक्षात्कार होना यानी जीवन होने का साक्षात्कार होना, अस्तित्व में नियम होने का साक्षात्कार होना और आचरण की सार्वभौमिकता साक्षात्कार होना। इस प्रकार साक्षात्कार बोध होना, ये क्रम लग गया और ये ज्ञान शक्ति का परिचायक है। फाइनली साक्षात्कार बोध होकर और बोध और अनुभूति, ये ज्ञान शक्ति के प्रमाण हैं। बोध अनुभव होने से अनुभव प्रमाण बोध पूर्वक, अब ये तीनों शक्तियां जागृति का प्रमाण होने लगती हैं। तो ज्ञान शक्ति जागरण का मतलब है बोधपूर्ण होना और अनुभव होना, और ऐसे अनुभव के लिए पृष्ठभूमि के रूप में साक्षात्कार होना, ये ज्ञान शक्ति का परिचायक समझ में आता है। तो बोध में 4 बिंदु बोध के स्पष्ट हो रहे हैं, जिसका एक स्पष्टीकरण आज हम यहां कर सकते हैं। क्या क्या बोध होता है? तो जीवन बोध होना, यानी मैं कौन हूं, मैं जीवन हूं, जीवन की शक्तियों का बोध होना, जीवन के बल का बोध होना, हमारे अंतःकरण का बोध होना, जीवन बोध होना। व्यवस्था बोध होना, ये ज्ञान शक्ति में बोध होना, यानी जीवन है और जीवन एक व्यवस्था की इकाई है, ये बोध होना। फिर है नियम बोध होना, यानी जीवन स्वयं नियम है, ये बोध होना, और अस्तित्व में नियम है, ये बोध होना। ये सारांश बोध है। और अस्तित्व बोध होना, इस प्रकार से बोध क्रिया पूर्ण होना और फलस्वरूप अनुभव होना, अनुभव में व्यापक वस्तु में प्रत्येक इकाई डूबी है, भीगी है, घिरी है, और उसमें से जो भीगने वाला भाग है, ज्ञान का पारगामीयता होना, यह अनुभव में आना। फलस्वरूप जो ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान शक्ति का स्वरूप स्पष्ट रूप में हमें अनुभव में आना। इस प्रकार जीवन ज्ञान ये जुड़ जाता है। ज्ञान होने का मतलब देख पाया, जीवन को देख पाया, और जीवन में भी जो आर पार व्यापक वस्तु है उसको भी देख पाया। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, समस्त अस्तित्व की कड़ियों को भी देख पाया, और इन कड़ियों में जो चुंबकीय बल संपन्नता है, परमाणु से लेकर तो अनंत ग्रहगोल तक
जो अंतर संबंध हैं, इन अंतर संबंधों को समझ पाया, देख पाया, और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, इसमें जागृत मानव परंपरा को मानव के अध्ययन के रूप में देख पाया। मानव एक समझने योग्य इकाई है, इसको देख पाया, और ऐसे मानवों को जोड़ने वाला व्यापक वस्तु चेतना या ज्ञान के रूप में समस्त मानवों में आर पार है, और यह विश्वास पाया कि प्रत्येक मानव समझ सकता है, यह मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान पाया। इस प्रकार आचरण को ज्ञान का अधिष्ठान मिलना, अस्तित्व के दर्शन को ज्ञान का अधिष्ठान मिलना, और जीवन की समझ को ज्ञान का अधिष्ठान मिलना, इस प्रकार यह ज्ञान हुआ। उस ज्ञान को हम कहेंगे यही चिंतन ज्ञान है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान है। यह प्रतिपादन जैसा बाबा जी ने किया, यह ज्ञान शक्ति जागरण का, जागृति का प्रमाण है। इस प्रकार जागरण शब्द इसलिए आया है कि हमारी उपासनाएं हैं। जागृति क्रम में पीड़ा मुक्ति की ये उपाय योजनाएं हैं, जो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति जागरण के रूप में हमें स्पष्ट होती है। इस प्रकार हम पीड़ा मुक्त हो गए क्रिया शक्ति से, इच्छा शक्ति से, और ज्ञान शक्ति जागरण से हम अन्यों की पीड़ा हरण करने योग्य हो गए, अर्थात सुखी करने में हम क्षमता संपन्न हो गए। इस प्रकार ज्ञान शक्ति जागरण से स्व मूल्य का एक परिपूर्ण ज्ञान हमारे में होने से विश्व के प्रति विश्वास और समस्त मानवों के प्रति प्रेम का भाव, पूर्ण मूल्य के रूप में अनन्यता का भाव हमारे में व्यक्त होता है। इस प्रकार ज्ञान शक्ति जागरण का महत्व हमारे मानसिकता में स्थापित होने से पुनः हम इसकी जो प्रक्रिया है कि क्रिया शक्ति जागृत होना, इच्छा शक्ति जागृत होना, और फलस्वरूप ज्ञान शक्ति जागरण के लिए हमारे पूरे प्रयास अंतर्नियोजित होने को ध्यान सफल होना कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर का आशा है इस सप्ताह में हम लोगों ने अनेक मुद्दों पर चर्चा किया, और ये सारी चर्चा परिवार में 3 पीढ़ी के साथ होने से, पूरा परिवार ही शक्ति जागरण में नियोजित होने से, और ये जो पीड़ा का उपक्रम भ्रम के कारण परिवार में आ गया और पूरा परिवार पीड़ित होकर के, और जो अभी सामना करना पड़ रहा है दुख का, इससे निराकरण पाकर पूरा परिवार सुखमय, भावमय ऐसा हो, ऐसा मुझे लगा। खूब खूब धन्यवाद। आगे समय भी हो चुका है। आगे गजानन भाई, नमस्कार। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में भैया ने जो ज्ञान शक्ति का जागरण, इसके ऊपर ध्यान दिलाया, तो उसमें ये समझ में आया कि जैसे ज्ञान शक्ति का जागरण होता है तो हम स्वमूल्य पहचानते हैं। स्वमूल्य से हमारी स्वयं की उपयोगिता हमको पहचान में आती है, और इसमें परस्परता में व्यक्त करने से ही सम्मान बढ़ता है। ये बात समझ में आई है। तो आज के सत्र में हम यहीं पर रुकेंगे। कल फिर सुबह मिलेंगे। सभी को नमस्ते।